नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम फिजिक्स के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण को अध्ययन कर रहे हैं और यह 4th नंबर का चैप्टर है। आज जो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास को हमने कल बहुत अच्छी तरीके से समझे थे, वो देखे थे उसके तमाम पहलुओं को। चलिए, तो आज अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बता देना चाहता हूँ कि कल जो है सो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरे समझे थे, क्या है नहीं, ये मेरे कल की क्लास है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में हमने पढ़े थे। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण कैपिटल स्थिरांक जो होता है जी, उसमें क्या संबंध है, उस संबंध को देखें। फिर जी क्या होता है, गुरुत्व ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में हमने देखे। वैल्यू ऑफ जी कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब के बारे में हमने देखे थे। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, आज मेरी क्लास नंबर 2 है और आज की क्लास में हम गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन यानी वेरिएशन किस प्रकार से हो रहा है, आज हम इसके वेरिएशन के बारे में बात करेंगे कि जी का मान कहाँ कैसे बदलता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज जी का मान में वेरिएशन किस प्रकार से हो रहा है। सो चलिए देख रहे हैं। एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा जी के मान में परिवर्तन, यानी जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उस चीज को हमको देखना है। चलिए, पहला देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी के मान में जो परिवर्तन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, उस चीज़ को देखते हैं कि 45 डिग्री के अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का परमाणुक मान जो होता है 9.8। हमने पहले जो देखें कि ये 9.8 जो मान होता है, हमने जी का मान जो एक्चुअल इसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये कहाँ पर होता है, ये जो वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू होता है 45 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर 45 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान यहीं पर है। प्रमाणिक मान, जी का प्रमाणिक मान यदि हम बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि अन्य स्थान की बात करें, ये क्या है, ये है 45 डिग्री अक्षांश और कहाँ पर है, समुद्र तल पर, ये जी का मान है 9.8 मीटर पर। यदि हम अन्य स्थान की बात करें तो जी के मान में भिन्नता होती है। जी के मान में भिन्नता अन्य स्थान में जो होगा वो जी के मान में भिन्नता आएगी। तो यहाँ पर हम यदि बात बोलें कि अन्य स्थान में, अन्य स्थानों पर जो होती है, स्थानों पर जी के मान में, जी के मान में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं होती है। क्या होती है, मान में
थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं। थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं यानी उसमें कुछ मान में, वैल्यू में परिवर्तन होती है। उस हम परिवर्तन को देखते हैं कि कहाँ पर होता है, उस परिवर्तन को हम देखते हैं। तो हमने यहाँ से बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये यदि मान लो कि ये मेरा ये अर्थ है, सपोज दैट ये मेरा ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये अर्थ का ये है सेंटर है, और ये है इक्वेटर है, ये है मेरा पोल है, ऊपर की ओर पोल है, ये है इक्वेटर यानी विषुवत, ये मेरा विषुवत है, विषुवत है, विषुवत वृत्त है जिसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। ये मेरा पोल है जिसको बोलते हैं ध्रुव, और ये मेरा सेंटर है जिसको बोलते हैं केंद्र। तो हम देखते हैं कि जो जी का मान जो होता है, जी का मान, जी जो होता है, जी बराबर 0 होता है, कहाँ पर, सेंटर पर। विषुवत वृत्त पर जो होता है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, है ना, इक्वेटर पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी जी का वैल्यू यहाँ पर न्यूनतम होगा। यदि हम बात करें जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, जी का वैल्यू यहाँ पर न्यूनतम होगा। और जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो जी का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ध्रुव पर होगा। जी का वैल्यू कहाँ पर होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ध्रुव को होगा। तो हम अन्य स्थानों पर जी के मान में थोड़ी सी भिन्नता है, ऐसे हो रहा है कि जी केंद्र पर 0, विषुवत वृत्त पर क्या होगा, जी का मान कम होगा। और यदि हम बात बोलें कि पोल पर क्या होगा, तो जी का मान मैक्सिमम होता है, यानी महत्तम होता है। अच्छा, पृथ्वी के आकार जो है वो पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करता है, पूरी तरह से गोल नहीं है ना, ध्रुव पर हल्की सी चपटी है। जी का वैल्यू को हमने परिकलित कर लिए थे कल की क्लास में। जी बराबर क्या होता है, जी का वैल्यू जो हमने कल देखे थे कि जी बराबर क्या होता है, जी बराबर GM बटे R² होता है। ये एम का ई मास किसका है, अर्थ का, और रेडियस किसका है, अर्थ का। और यहाँ से हमने परिकलित किया था कि जी का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ तो हम कल की देखी कल क्लास में, इस चीज़ को हमने कल की क्लास में देखे थे। तो हमने यहाँ पर देखे, यहाँ पर कि जी का न्यूनतम मान, जी का न्यूनतम मान जो है वो कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा यानी जिसको बोलते हैं इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर जी का न्यूनतम मान। जी का महत्तम मान यदि बोलेंगे, महत्तम मान की यदि बात करें तो कहाँ पर होगा महत्तम मान, ध्रुव पर। कहाँ पर होगा, ध्रुव पर होगा। किसके ध्रुव पर, ये अर्थ है, ये क्या चीज़ है, अर्थ। जी का महत्तम मान ध्रुव पर, और जी का शून्य, जी का शून्य मान जो होगा वो कहाँ पर होगा, केंद्र में। कहाँ, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, तब पहले देखते हैं। ये स्थान के आधार पर देख लिए। पहला पॉइंट हम यदि इसको देखते हैं कि एक अन्य स्थानों के आधार पर, चलिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट में देखते हैं इसके घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, इस घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी की आकृति के कारण पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। सबसे पहले हम देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर देख लें
पृथ्वी के अन्य स्थान के बारे में कि ध्रुव पर, विषुवत पर और केंद्र पर क्या होता है। दूसरे में हम देख लेते हैं पृथ्वी की आकृति के कारण। पृथ्वी की आकृति के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण, आकृति के कारण जी का मान, जी हम बता दिए क्या चीज है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां पर बताएं, तो यहां पर बात करें हम अभी बताएं कि पृथ्वी क्या है, गोल ना होकर चपटी होती है। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी गोल ना होकर क्या होता है, चपटी होती है। नहीं कि क्या होता है, क्या होती है, कहाँ पर चपटी होती है, पोल पर यानी ध्रुव पर थोड़ी सी। पृथ्वी गोल ना होकर ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी होती है, थोड़ी सी चपटी होती है, थोड़ी सी चपटी होती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, भूमध्य रेखीय त्रिज्या, जिससे भूमध्य रेखीय त्रिज्या, जिससे विषुवत वृत्त की, या तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, कुछ भी लिखना, जिससे भूमध्य रेखीय त्रिज्या, जिससे भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है वो भूमध्य रेखीय त्रिज्या ध्रुव त्रिज्या की तुलना में, जो ध्रुव का त्रिज्या है, जैसे कि ये बोला, ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या, यहाँ से यहाँ की जो भूमध्य रेखा त्रिज्या है, ध्रुव की त्रिज्या, ये वाला ध्रुव की त्रिज्या की तुलना में ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में 21 किलोमीटर अधिक होता है, 21 किलोमीटर अधिक होता है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं, कि जो त्रिज्या ज़्यादा होने के कारण, अतः त्रिज्या ज़्यादा होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जिससे भूमध्य रेखा पर भार कम महसूस होता है। त्रिज्या ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। ज़्यादा होने के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा भार कम महसूस होगा, जिससे भार कम महसूस होता है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा भार होगा भूमध्य रेखा पर, वो भार कम महसूस होगा। जी का मान जो है, अच्छा, जी का मान विषुवत रेखा से अधिक होता है, अतः ध्रुवों पर भार जो विषुवत रेखा से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, दूसरा कलर ले लेते हैं, जी का मान जो है किस पर, विषुवत रेखा की तुलना में, विषुवत वृत्त, जिसको क्या बोल रहा था, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव थोड़ा चपटा है ना, ध्रुव यानी कि विषुवत रेखा और ध्रुव, ये दोनों के बीच जो है, उसके विषुवत वृत्तीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या दोनों के बीच 21 किलोमीटर का अंतर है। इस कारण से ध्रुव वाला जो त्रिज्या वो कम है। ध्रुव वाला त्रिज्या कम होने के कारण जी का मान ज़्यादा है ना। तो जी का मान कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ध्रुव पर ज़्यादा होगा। इसी कारण से हम बोलते हैं कि एक पंछी ध्रुव से उड़कर विषुवत रेखा पर पहुँचता है तो उसका भार कम महसूस होता है, ध्रुव पर ज़्यादा होती है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि
इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पंछी जो होता है, एक पंछी ध्रुवों की अपेक्षा जैसे कि मान लो ये ध्रुवों पर, यहाँ पर समझा देना, ये ध्रुव की अपेक्षा यहाँ पर यदि आएगा विषुवत रेखा पर, तो ध्रुव की यहाँ पर क्या होगा, जी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वेट भी पंछी का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जी का वैल्यू यहाँ कम है विषुवत रेखा पर, तो वहाँ पंछी वेट क्या होगा, कम होगा, यानी पंछी यहाँ पर वेट कम महसूस करेगा। तो पंछी ध्रुवों, अब यदि यहाँ पर जाएगा ध्रुवों से उड़कर यदि विषुवत रेखा पर आएगा तो ये पंछी ज़्यादा यहाँ पर उड़ेगा, क्योंकि जी का मान कम है ना, इसका अट्रैक्शन कम, यानी कि यहाँ से उड़ेगी ज़्यादा, है ना। एक पंछी ध्रुवों से चलकर, यहाँ पर लिख देते हैं और विस्तार करके, ध्रुवों से चलकर विषुवत वृत्त पर पहुँचता है, या तो भूमध्य रेखा पर पहुँच, एक पंछी ध्रुवों से चलकर भूमध्य रेखा पर पहुँचता है तो क्या करेगा, तो उसका भार क्या होगा, उसका भार कम महसूस होगा, उसका भार कैसा होगा, कम महसूस होता है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कि एक पतंग ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पर ज़्यादा उड़ती है। क्योंकि ज़्यादा उड़ती, यहाँ पतंग ज़्यादा ना उड़कर यहाँ पर पतंग ज़्यादा उड़ेगा, है ना, इसलिए यह बोलता है कि एक पतंग, दूसरा है कि एक पतंग जो है, एक पतंग ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा जिसको विषुवत वृत्त भी बोला जाता है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा उड़ती है। चलिए ये हम पृथ्वी की आकृति के कारण जी का मान। अगला हम देखते हैं अगला कंडीशन हम देखते हैं, पृथ्वी का अपने चारों अक्ष के चारों ओर जो घूमता है, उस घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला पॉइंट जो है मेरा 3rd नंबर का पॉइंट यही होगा ना। तो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में क्या होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने, इस कारण से जो जी का मान होता है वो हम देखते हैं कि ये जो जी का मान है, पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में जो जी का मान है, वो हम ओरिजिनल जी ना, ये जी डैश यानी जी में परिवर्तन, ये जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर अर्थ का और ये ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा एक्चुअल है। ये क्या हो रहा है कि जी डैश यानी कि जो घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन हो रहा है उसको जी डैश से हम दिखा रहे हैं, है ना। और आर ई क्या अर्थ है, और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा दिखा रहा है इसके अक्ष के परिता घूमना, है ना, इसका अक्ष के परिवर्ता घूमने की दिखा रहा है प्रवृत्ति, यानी इसका चाल को दिखा रहा है, घूर्णन चाल को दिखा रहा है। तो ये कहाँ पर है, ये जो चीज़ है, ये वाला जो है वैल्यू, ये कहाँ पर है, ये है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर है, ये मेरा है भूमध्य रेखा पर, ये मेरा है भूमध्य रेखा पर। यदि हम यहाँ पर बात बोलें जी डैश क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जी डैश जो है, सो जी डैश है जी के मान में परिवर्तन, जी डैश बराबर होगा जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन को दिखा रहा है। जी क्या है, एक्चुअल जो है, एक्चुअल जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये है एक्चुअल गुरुत्वीय त्वरण है। और आर क्या है, आर ये है रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या है,
पृथ्वी की त्रिज्या है। और यदि हम यहाँ बात करें ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा जो होगा उसका जो एक अपनी कक्षा में जो घूम रहा है, वृत्ताकार कक्षा में जो घूम रहा है, उस वृत्ताकार कक्षे की गति को दिखा रहा है। इसका दिखा रही है गति को, सॉरी, घूर्णन गति को दिखा रहा है। तो हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा घूर्णन गति होगा उतना ही ज़्यादा जी में से, मान लो ये वैल्यू बड़ा हो गया, ये वैल्यू बड़ा हो गया। यदि ये वैल्यू बड़ा होगा तो किसी में से यदि हम बड़ा वैल्यू को घटाएंगे तो जी क्या होगा, कम हो जाएगा। और यदि ये वैल्यू छोटा हो गया तो यदि किसी में से जी को घटाएंगे, मान लो ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो चेंज इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक्चुअल जो जी का मान था वही जी का मान है। लेकिन यदि घूर्णन गति को बहुत ही ज़्यादा तेज कर दिया तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। देखो एक्चुअल में से कुछ को हम घटा रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, जी का मान घटता है ना। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। यदि हम यहाँ बात करें, इसमें एक कंडीशन को लिख देते हैं, एक चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। क्या चीज़ लिखते हैं, यदि यहाँ पर घूमना बंद कर दे, ये यदि घूमना बंद कर दे, ओमेगा बराबर यदि 0 हो जाए, ओमेगा बराबर 0 हो जाए, यानी घूमना वो बंद कर दे, तो जी डैश बराबर जी हो जाएगा, यानी ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, पूरे 0 हो जाएगा, है ना। तो ध्रुवों के प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी, है ना। इस प्रकार यदि पृथ्वी अपनी अक्ष परिता यदि वर्तमान, अब मान लो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परिता जो वर्तमान गति है उस वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये वर्तमान स्थिति, जब पृथ्वी, ये कब होगी, हम लिखेंगे ये कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष के परिता वर्तमान गति से, एक चीज़ में लिखो कि जब पृथ्वी अपनी अक्ष के परिता, अपनी अक्ष के परिता सॉरी वर्तमान गति से 17 गुनी अधिक गति से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि जी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जी डैश बराबर जी हो जाएगा और उसमें जी डैश बराबर जी होगा और ओमेगा बराबर 0 हो जाएगा, ये सब। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इस चीज़ को यहाँ पर, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करके रखना है। चलिए आगे हम कंडीशन की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि जी का मान, घूर्णन यदि बढ़ता है, घूर्णन गति बढ़ता है, एक चीज़ यहाँ पर लिखो, जैसे घूर्णन गति है, घूर्णन गति, यदि घूर्णन गति बढ़ गया, ये वाला, यानी ओमेगा का मान बढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ गया था, माने जी में से कुछ बड़े वैल्यू को घटाएंगे तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। यदि घूर्णन गति बढ़ गया तो जी का मान घट जाएगा। यदि घूर्णन गति कम हो गया तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज़, आगे हम देख रहे हैं उसके पृथ्वी के तल के ऊपर जाने पर और पृथ्वी के तल के नीचे जाने पर।
कितना नंबर पॉइंट है 3, और 4th नंबर का पॉइंट हम बनाते हैं। फोर्थ नंबर में है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन हो सकता है। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के तल पे ऊपर जाने पर जी का मान में परिवर्तन को देख रहे हैं कि जी का मान में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम देख रहे हैं जी डैश बराबर यहाँ ऊपर होगा जी इंटू 1 माइनस 2h बटे आर रेडियस। चलो, यदि ऊंचाई रेडियस के बराबर हो जाए, यदि ऊंचाई रेडियस के बराबर हो जाए, मान लो सपोज दैट ये 2h का वैल्यू जो हो बराबर हो जाएगा पृथ्वी के रेडियस के बराबर, यानी कि एक कट के 1 हो जाएगा, यानी कि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि 2h यानी यदि पृथ्वी के केंद्र की ओर, जैसे कि यहाँ पर केंद्र है, ये यहाँ पर इसका रेडियस, तक पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है हम कल की क्लास में देखे थे 6.4 गुने 10⁻24 मीटर, ये होता है 6.4 गुने 10 पर पावर कितना होता है 10 पर पावर 10⁻24 होता है उसका क्या बोलते हैं द्रव्यमान होता है ना 10⁻6। यदि इसी के बराबर इतना हाइट भी हम लेके चल जाए कि पृथ्वी की जितनी त्रिज्या उतनी ज़्यादा हाइट को बढ़ाते हैं, तो इस हाइट पर यानी 6.4 गुने 10⁻6 मीटर की हाइट पर यदि हम देखें तो यहाँ पर भी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी की जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते हैं, तो पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, यानी जी का मान घटता है क्या पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर। यानी यदि हम हाइट को यदि हम बढ़ा दें, तो हाइट को यदि बढ़ाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा घट जाएगा, जी का वैल्यू घट जाएगा, यानी एक्चुअल जी का मान हो वो घट जाएगा। यानी घटने के बाद जो वैल्यू आएगा सो मेरा वैल्यू कौन सा रहेगा, मेरा ये वैल्यू है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बटे आर, यदि यहाँ पर है। अच्छा, हम अगला कंडीशन को देख लेते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे जाने पर क्या होता है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर ये कितना मीटर में है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर पांचवा, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी तल से हम जब नीचे जाते हैं तो उस कंडीशन में जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। चल देखें कि ये जो होगा जी डैश इस कंडीशन में बराबर होगा जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर। डी का मतलब डेप्थ, डी का मतलब डेप्थ में हम गहराई में जा रहे हैं, पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं। अच्छा, ये काम है यहाँ पर कि यदि डी बराबर हो गया आर के, यानी डी डेप्थ बराबर आर हो गया तो 1 डी कट के 1 होगा, 1 में से 1 0। इस कंडीशन में जी का जो वैल्यू हो जाएगा जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पृथ्वी के मान में परिवर्तन क्या होगा 0। यानी कि यदि हम डेप्थ को हम पृथ्वी की गहराई तक जाए, इसके रेडियस तक, तो गहराई का मतलब क्या हो, ये है मेरा पृथ्वी, ये है इसका सेंटर, ये है इसका तल यानी सतह पर पृथ्वी का जी का मान जी होता है, एक्चुअल जी होता है। जब इसके हम नीचे की ओर जाएंगे डेप्थ में, कितना डेप्थ में जाएगा इसका रेडियस, तो यहाँ से देखो केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखा क्या होता है इसका रेडियस होता है, यानी कि यहाँ का जी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा 0। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर पर जो जी का मान होता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में, जैसे कि पृथ्वी के केंद्र में
जी बराबर क्या होगा 0। हम यहाँ से निकाल लिए, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लिए कि पृथ्वी के केंद्र में जी का वैल्यू क्या होता है 0 होगा। तो देखो एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों में देख रहे हैं कि हाइट जैसे है, यहाँ रेडियस यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। हाइट को यहाँ पर 5 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 रखें तो ज़्यादा किस वैल्यू को घट रहा है, कौन सा वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ का 10 को किस कांस्टेंट से भाग, जिसके हम सपोज यहाँ 5 दूनी 10, हम एच बराबर 5 रखते हैं, डेप्थ बराबर 5 रखते हैं, तो किस स्थिति में ज़्यादा वैल्यू घट रहा है बताइए, किस स्थिति में। तो यहाँ एक यहाँ से बड़े वैल्यू को घटाना पड़ रहा है, 5 दूनी 10 और यहाँ केवल 5 को घटाना पड़ रहा है, केवल 5 को, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो यदि बड़े वैल्यू को घटाएंगे तो जी का मान कम होगा, यानी ऊंचाई पर जाने में डेप्थ की जाने की तुलना में जी का मान में ज़्यादा कमी आती है। तो एक चीज़ यहाँ पर रख लें, एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जब भी ऊंचाई में जाएंगे तो ऊंचाई में जाने पर, और एक होता है गहराई में जाने पर, तो हम ऊंचाई में जाते हैं, जैसे हम ऊंचाई में 5 मीटर चल गए और गहराई में हम यहाँ पर 5 मीटर चल गए, तो यहाँ पर छोटे वैल्यू को हम यहाँ घटा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम बड़े वैल्यू को घटा रहे हैं, यानी कि यहाँ जो होगा जी के मान में ज़्यादा कमी दिखाएगा। जब हम ऊंचाई में जाएंगे तो जी की मान में ज़्यादा कमी को दिखाएगी, जबकि हम गहराई में जाएंगे तो वो तुलना में उसके मान में थोड़ा कम दिखेगा। यानी कि यदि हम जितने हम गहराई में जा रहे हैं उतने हम ऊंचाई में जाएंगे तो जी का मान में ज़्यादा अंतर किस में दिखेगा, ऊंचाई में जाएंगे। चलिए हमने हर कंडीशन को देख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ ये चीज़ याद क्या किया कि जी यदि हम डेप्थ को बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि हम गहराई को बढ़ा दें तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं उपग्रह के बारे में कि उपग्रह क्या है। चलिए हम जान रहे हैं उपग्रह क्या होता है। तो कोई भी ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह किसको बोलते हैं, जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लें, जैसे कि इस सन हो गया, सन बने सूरज हो गया, इस सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसको कह रहे हैं हम क्या चीज़, उसको हम बोल रहे हैं ग्रह। जैसे कि सूर्य के चारों चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ, ये है सन और ये अर्थ। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ग्रह, यानी प्लैनेट हो गया। इसको बोलते हैं प्लैनेट। ऐसा अब मान लो कोई प्लैनेट का चक्कर लगा दे, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट में अर्थ है। यदि अर्थ का कोई चक्कर लगा दे, ये अर्थ है, इस अर्थ का कोई चक्कर लगा दे, जैसे ये हो गया, थोड़ा सा अर्थ का चक्कर लगाएं, जैसे ये हो गया मेरा अर्थ हो गया और ये हो गया मेरा मून। तो अर्थ क्या होगा, ये है प्लैनेट। जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तब प्लैनेट का जो चक्कर लगा रहा है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जो सूर्य का चक्कर लग रहा है उसको बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, उसको ग्रह बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जिसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ये नेचुरल सैटेलाइट है, ये नेचुरल सैटेलाइट। बहुत सारे सैटेलाइट को हम लोग छोड़ते हैं जो कि पृथ्वी के कक्षा के चारों चक्कर लगाते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल, हमने भेजते हैं ना, जैसे चंद्रयान हो गया है ना, आदित्य L1 हो गया, वगैरह वगैरह जो देखते हैं सैटेलाइट, वो होता है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी का कक्षीय वेग। अब हम देखते हैं कि उसका कक्षीय वेग क्या होता है। ये जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो लगा रहा है चक्कर, उसका हम कक्षीय वेग निकालने के लिए बात करते हैं। पलायन वेग यहाँ पर है, उसके बाद ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम और लिफ्ट में है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं फटा इस तरह पलायन वेग कितना सारा है।
चलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। देखिए, तो सैटेलाइट उपग्रह क्या हुआ? उपग्रह होता है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड। दूसरा कलर से हम लिख देते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड, उस पिंड को क्या कहते हैं? उस पिंड को कहते हैं उपग्रह। उस पिंड को कहते हैं हम उपग्रह। जैसे कि देखो, सूर्य चंद्र क्या बोलते हैं? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम क्या है? उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह, उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। अब हम यहाँ पर उपग्रह के बारे में देख लें। अब इसके उपग्रह जो अपने ये हम देख रहे हैं प्लैनेट, उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह अपने किस कक्षा में रोटेट कर रहा है? उस रोटेशन का, उस कक्षीय वेग का ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का हम बात करने, उपग्रह की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उस ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, उपग्रह का कक्षीय वेग। तो देखो, यदि कि m मान लो कि द्रव्यमान है, m बराबर क्या हो? द्रव्यमान है। m द्रव्यमान किसका है? m द्रव्यमान है किसका? एक उपग्रह का। एक उपग्रह का द्रव्यमान मान लेते हैं। क्या हो रहा है आज? एक उपग्रह का द्रव्यमान, m क्या है? एक उपग्रह का द्रव्यमान है ना। एक उपग्रह का द्रव्यमान को हमने m मान लिया। ये v0 जो है वो v0 मान ले, vo है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग का मतलब वो जो अपने कक्षा में जिस वेग से गति कर रहा है उसका कक्षीय वेग। आर को मान लेते हैं त्रिज्या। आर क्या मान लेते हैं? त्रिज्या है ना। आर त्रिज्या से वो क्या कर रहा है? वृत्ताकार मार्ग में, आर त्रिज्या के वृत्त मार्ग पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर पृथ्वी की यहाँ पर ये परिक्रमा कर रहा है। आर तीर्यमान से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब हम पता नहीं, तो हम यहाँ पर एक चीज़ जान रहे हैं कि कोई भी पिंड परिक्रमा कब करता है चारों ओर। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ये यदि पृथ्वी है और इसकी परिक्रमा कोई कर रहा है तो क्यों करता है? तो देखो, मान लो यहाँ पर एक सैटेलाइट ये बोला है, ये क्या कर रहा है? पृथ्वी इस पर एक बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी अपने, एक मिनट डायरेक्शन देखो, एक मिनट थोड़ा सा इस डायरेक्शन को दिखाते बढ़िया से। जैसे कि देखो, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर को मिलाने वाली रेखा में कोई भी बल लगता है। पृथ्वी क्या कर रहा है?
ये अपनी ओर एक बल से खींच रही है, अपनी ओर एक बल से खींच रही है ये। और ये जो उपग्रह सैटेलाइट है वो भी क्या कर रहा है, अपनी ओर एक बल से पृथ्वी को भी खींच रही है। इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर केंद्र इधर ज़्यादा खिंचाव होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो है द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए इसका खिंचाव ज़्यादा होगा। हम कल की क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किए थे, क्यों इधर क्यों खिंचा रहा है ज़्यादा। तो इसकी ओर ज़्यादा ही, इसके लिए इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये जो अभिकेंद्रीय बल अब इधर और खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, इसके कारण से इसका गति किधर होगा, ये एक वृत्ताकार पथ में इसका गति होने लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ 2 प्रकार बल लग रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पर 2 प्रकार का बल लग रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या हो, इसका खिंचाव जो पृथ्वी की ओर ज़्यादा है, यानी केंद्र की ओर ज़्यादा है, केंद्र की ओर ज़्यादा बल लग रहा है, इस पृथ्वी के केंद्र की ओर जो ज़्यादा बल लग रहा है, इसके कारण से ये क्या कर रहा है, इसमें इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी की ग्रेविटी अपनी ओर खींच रहा है, और ये पृथ्वी की ग्रेविटी अपनी ओर खींच रहा है, और चंद्रमा ये एक उपग्रह है, उसका ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। इस कारण से यहाँ पर गुरुत्व बल भी काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दोनों यहाँ बल काम कर रहा है। किसी सैटेलाइट को उसके मार्ग में बनाए रखना, तो वृत्तीय मार्ग में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल का होना आवश्यक है। यदि अभिकेंद्रीय बल यहाँ से छीन हुआ, ये उपग्रह यहाँ से सीधे एक स्पर्श रेखा बनाते हुए निकल जाएगी। ये चीज़ को हम यहाँ पर दिखाते हैं, स्पर्श रेखा बनाते हुए क्या होती है, ये निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर बात करेंगे, क्या चीज़ बात करेंगे कि अभिकेंद्रीय बल और कौन सा बल लग रहा है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होगा, इस कारण से हम लिख देंगे कि उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दोनों जब बराबर हो गया, अभिकेंद्रीय बल भी बराबर हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल भी बराबर हो गया, तो क्या होगा, एक वृत्ताकार मार्ग पर वो घूमने लगेगा, है ना। इस कारण से हम यदि बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r। mv²/r ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले पिंड का फोर्स होता है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये कि कहाँ पर घूम रहा है, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो VO यहाँ लगा दिए। और गुरुत्वाकर्षण बल अभी हम पढ़े क्या होता है, GM, कैपिटल M, E हुआ मून के लिए, E क्या हुआ, अर्थ के लिए, यानी ME, और ये हुआ M कोई प्लानेट के लिए, ME/M, और R², यहाँ क्या दिखा रहा है, यार E दिखा रहा है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की दूरी को, या तो हम यहाँ पर D से सूचित कर दें इसको, चलो रहने दो। यानी R यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, हम यार यहाँ पर दिखा रहे हैं इसके बीच की दूरी को। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो R से RE, ER से ER कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ER से एक R कैंसिल हो जाएगा, EM से एक M कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो V ऑर्बिटल जो बचा है, V ऑर्बिटल जो हुआ वो बराबर हो जाएगा, V ऑर्बिटल वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर देखो, यहाँ स्क्वायर है, इधर आकर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, रूट के अंदर होगा GM/R, यही तो मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया, ये मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया। किसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, कक्षीय वेग। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो स्मॉल r जो है वो यहाँ से इसका रेडियस, पृथ्वी के रेडियस है, प्लस में कौन सा है, कोई ऊंचाई है यहाँ से यहाँ,
यहाँ पृथ्वी के रेडियस है और प्लस यहाँ ऊंचाई, आर बराबर यदि हम यहाँ दिखाएंगे कि आर बराबर क्या है, आर रेडियस पृथ्वी का, यहाँ से यहाँ पृथ्वी की रेडियस तो अपने आप हो गया, और यहाँ से यहाँ इसकी हाइट यानी कि इस ऊंचाई पर ये रोटेट कर रहा है, प्लस एच होता है। आर बराबर क्या हुआ, पृथ्वी के रेडियस प्लस एच होता है। आर ये क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या है। आर यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है। और एच बराबर क्या है, पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई, पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई, उपग्रह की ऊंचाई ये चीज़ है। और यहाँ पर बात करें हम कि एम क्या है, एम ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान ये चीज़ है। और भी ओ क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहाँ पर यदि हम देखें इस कंडीशन में, यदि हम यहाँ पर आर को हम रखते हैं वैल्यू उसका, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा कि भी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा रूट अंडर जी एम अर्थ के लिए बटे आर, आर का वैल्यू क्या होगा, आर अर्थ प्लस उसकी एच ऊंचाई का। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का वैल्यू होता है जी एम बटे आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी तल पर जी का मान, पृथ्वी तल पर यदि जी को देखेगा तो जी बराबर क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, इस जी का यदि जी एम बटे आर ये वाला, यहाँ पर यदि हम ये वैल्यू को रखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ होगा जी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर यदि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी को यहाँ कंपेयर कर दे इसके, इस वैल्यू के साथ, ये वैल्यू के साथ, यहाँ पर यदि जी को हम मान को उठा के और यहाँ पर यदि हम इस वैल्यू को इस पर पुट करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ रहा है, उस वैल्यू को लिखते हैं जी आर ई स्क्वायर बराबर जी एम अर्थ का, जी एम अर्थ का। अब यहाँ से हम एक चीज़ क्या निकालते हैं ये वाला मेरा पर ही आ जाएगा, ये यहाँ पर अब यहाँ पर हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी वेग उतना ही कम होगा। जैसे कि हमने देख लिया कि उपग्रह जो होगा उसके उपग्रह का कक्षीय वेग उसके ऊंचाई पर डिपेंड करता है। यानी देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यदि ऊंचाई ज़्यादा हो गया, यहाँ पर पहला कंडीशन की बात करें, केस वन की बात करें, यदि ऊंचाई ज़्यादा हो गया, केस वन, यदि हाइट ज़्यादा हो गया, हाइट किसका ज़्यादा, उपग्रह की ऊंचाई ज़्यादा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि उपग्रह का जो कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान इसका कट गया ना, ये उपग्रह का था द्रव्यमान कट गया, यानी उपग्रह का जो द्रव्यमान, उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है कि उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ को हमने यहाँ देख ली है कि उपग्रह के द्रव्यमान पर यहाँ निर्भर नहीं कर रहा है। दूसरा, अच्छा, जब इसका उपग्रह का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, कोई भी उपग्रह का कक्षीय वेग समान, यानी कि कोई भी द्रव्यमान का उपग्रह हम ले आएंगे, सबका क्या होगा, कक्षीय वेग क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पर देखो जी का मान यदि हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देंगे, यदि जी का मान, तीसरा कंडीशन में यदि जी बराबर क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रख देते हैं, पर सेकंड स्क्वायर ये वाला रख देते हैं, और यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होते हैं अभी हम बताइए ना, 6.4 × 10⁻6 मीटर ये चीज़ होता है। और यदि हाइट 0 रख दें, माने कि हाइट यहाँ पर
ये हाइट कुछ नहीं है, मान लें कि एकदम पूरा पृथ्वी के यहाँ तल पर ही, यानी ये हाइट यहाँ से यहाँ का, यानी कि पूरा सट के पूरा पृथ्वी के ही उसके रेडियस के ही बराबर यहाँ पर मान लें कि चक्कर यदि लगा रहा है, यानी पृथ्वी तल के अति निकट यदि चक्कर लगा रहा है, यानी यदि हम यहाँ पर हाइट बराबर 0 रख दें, यानी पृथ्वी तल के निकट चक्कर, पृथ्वी तल के निकट चक्कर, तल के निकट चक्कर यदि है, तल के निकट, तल के निकट, पृथ्वी तल के यदि निकट चक्कर लगा रहा है, कि हाइट लगभग क्या होगा, इसके कंपैरिजन में हाइट बहुत ही 0 नगण्य हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा लगभग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो पृथ्वी तल के निकट हम इसको हाइट को 0 मान लेते हैं कि 0 होगा। उस कंडीशन में यदि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी यदि निकालना चाहेंगे, उस कंडीशन में मेरा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, यहाँ से यदि हम निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी इस कंडीशन में, तो यहाँ पर भी 0 निकल के आएगा 7.9 मीटर पर सेकेंड, और ये अप्रोक्सीमेट हम इसको वैल्यू लेकर चलते हैं 8 किलोमीटर पर, यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये खुला मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पृथ्वी तल के निकट कोई भी उपग्रह यदि चक्कर लगा रहा है उस समय उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि उपग्रह का हम परिक्रमण काल निकालेंगे, टाइम पीरियड, उपग्रह का परिक्रमण काल यदि हम निकालेंगे, परिक्रमण काल, तो उपग्रह का परिक्रमण काल कैसे निकलेगा, यानी इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड माने परिक्रमण काल है टाइम पीरियड है। तो टी बराबर क्या होता है, यदि हम यहाँ पर बात करें तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है उसका जो परिधि है, वो परिधि बट्टा में क्या हो जाता है उसका जो कक्षीय वेग है, कक्षीय वेग हो, तो परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि, यानी कि ये जो है इस परिधि में चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये होगा, तो ये वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि कितना होगा 2πr, वृत्त की परिधि हो गया 2πr, और कक्षीय वेग होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी v। यदि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2π और r का वैल्यू क्या होगा, r का मतलब वहाँ से डिस्टेंस जो त्रिज्या को दिखा रहा है वो कितना होगा, वो पृथ्वी की रेडियस प्लस उसका ऊंचाई, यही होगा ना, पृथ्वी की रेडियस, यानी ये वाला है ये पृथ्वी की रेडियस यहाँ से यहाँ हुआ प्लस में यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, और सब मिलकर एक स्मॉल r बन रहा है, यानी RE प्लस H मिलकर स्मॉल r बन रहा है। अब यहाँ पर यदि हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का यदि हम मान को यहाँ पर रख लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान को यदि हम रख देंगे तो यहाँ पर टाइम पीरियड का मान क्या हो जाएगा, यदि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान को यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ टाइम पीरियड का मान क्या हो जाएगा 2π RE प्लस H, यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान रख दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान क्या था ये वाला देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान ये वाला तो √GME बटे RE प्लस H, यदि यहाँ पर रख देंगे तो मेरा वैल्यू क्या निकलेगा RE, और यहाँ पर रूट के अंडर G, और क्या निकलेगा ये RE प्लस H, यहाँ पर ये एक है, और यहाँ पर देखो ये वाला जो है RE प्लस H, ये वाला 3/2, ये वाला ऊपर में चल जाएगा, यानी ये कितना है 1/2, यहाँ पर देखो ये वाला वैल्यू यदि जाएगा 1/2, यानी रूट के अंदर तो 1/2 और इसके पास 1 है, तो इसके ये पूरा वैल्यू कितना होगा 3/2। हमको क्या करना है ये वाला वैल्यू रखना है, ध्यान रखना है। अब देखना यहाँ पर उपग्रह का परिक्रमण काल केवल पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड निकला है वो क्या कर रहा है उसके ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। हम यहाँ पर इसको क्यों अप्लाई किए, ये ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है, यानी कि जो टाइम पीरियड यदि ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, देखिए यदि मेरा हाइट बढ़ रहा है, जैसे केस 1 की बात करें, यदि मेरा हाइट बढ़ रहा है,
हाइट बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी टाइम पीरियड भी मेरा बढ़ेगा, परिक्रमण काल भी बढ़ेगा। उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है उसके, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, यानी उसके उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर यहाँ नहीं कर रहा है। तीसरा यदि कंडीशन में हम यहाँ पर देख लें कि परिक्रमण काल के समीकरण में यदि हम जी बराबर रख देते हैं, यहाँ पर जी बराबर यदि हम यहाँ पर रख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि इसका रेडियस को हम रख देते हैं 6.4 गुने 10 पर पावर कितना होता है 6.4 गुने 10 पर पावर 6 मीटर, इसको यदि हम रख देते हैं और h बराबर 0, यानी कि ये पृथ्वी के तल के निकट, यानी कि पृथ्वी के तल के निकट चक्कर लगाने वाला है ना, तो उसका परिक्रमण काल यदि होगा t बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर t बराबर निकल के जो मेरा आ जाएगा, t बराबर जो मेरा निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 84 मिनट, 84 मिनट। तो यहाँ ध्यान रखो ये 84 मिनट टाइम पीरियड आ गया, ये क्या है कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, पृथ्वी के अति निकट, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल यहाँ पर हम देख लेते हैं पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, वो होता है 84 मिनट। चलिए हम यहाँ पर देख लें, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एस्केप वेलोसिटी के बारे में, पलायन वेग, उसके बाद दूसरा टॉपिक रह जाते हैं। साथियों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है सो एक पलायन वेग, दूसरा ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, और एक मेरे यहाँ लिफ्ट में व्यक्ति का भार, ये 3 को बच रहा है, जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपनी क्लास को आज यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो मैंने रेस्ट का जो टॉपिक बच गया है उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।